बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम दो और सेल ऑर्गेनेली के मुतालिक बात करेंगे जिसे सिंपली कहा जाता है माइक्रो बॉडी। स्टूडेंट, इन 1950 में जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को स्टडी किया गया तो उसके अंदर कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर, स्पेरिकल स्ट्रक्चर उसको नज़र आया। अब साइंटिस्टों ने कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए, उन्होंने उस स्मॉल स्ट्रक्चर को नाम दिया माइक्रो बॉडीज़। वो माइक्रो बॉडीज़ दो तरह की होता है, एक होता है पेरोक्सिसोम और एक होता है ग्लाइक्सिसोम। ठीक है, ये पेरोक्सिसोम और ग्लाइक्सिसोम दोनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स है, बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जिस तरह हमने पढ़ा था लाइसोसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था, उसके अंदर भी एंजाइम थे और इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं। ठीक है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम थे और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन के तौर पर एज एक्सीडेटिव एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर पेरोक्सिसोम पर बात करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे विद ग्लाइक्सिसोम और इसकी फंक्शन के मुतालिक भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टूडेंट पेरोक्सिसोम की तरफ आते हैं। पेरोक्सिसोम, it is a type of cell organelle, a type of microbodies for the first time discovered by Dediu and his co-workers। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? डेड्यू इन 1966 में। और कहाँ पर डिस्कवर किया? इनसाइड अ लिवर सेल। लिवर सेल में उन्होंने डिस्कवर किया इस पेरोक्सिसोम को। लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट था टूलबर्ट इन 1968, उन्होंने इस पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया इनसाइड अ स्पेनिश लीफ। प्लांट में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? टूलबर्ट ने, और एनिमल सेल में डिस्कवर किया था डेड्यू ने। ठीक है, अच्छा, अब ये पेरोक्सिसोम कहाँ पर मौजूद होते हैं, किस सेल्स में मौजूद होते हैं? तो पेरोक्सिसोम ये तमाम ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे प्रोटोजोन्स हो, फंजाई की सेल्स हो, प्लांट की सेल हो, एनिमल सेल हो, तमाम किस्म की यूकैरियोटिक सेल्स में ये पेरोक्सिसोम पाया जाता है। ये एक इसे माइक्रोबॉडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी डायमीटर तकरीबन 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर होता है। स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर, इसकी साइज बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसकी साइज क्या है? 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक। अच्छा, इसके अंदर क्या है? इस पेरोक्सिसोम के अंदर पेरोक्सिसोम कंटेन रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेरोक्सीडेज, केटलेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और इसके साथ साथ तकरीबन इस पेरोक्सिसोम के अंदर 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं। कितने? 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, और ये सारे एंजाइम क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस पेरोक्सिसोम के अंदर कौन से मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होता है? तो ये पेरोक्सिसोम ऑक्सीडाइज सर्टेन मॉलिक्यूल नॉर्मली प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इस पेरोक्सिसोम के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होते हैं जो नॉर्मली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड, इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स, ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसके ब्रेकडाउन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पेरोक्सिसोम का एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आर से क्या मुराद है? अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जब इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, तो इस रिएक्शन से, इस मेटाबॉलिक रिएक्शन से एक अल्काइल ग्रुप बन जाता है और इसके साथ साथ एक और मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस पेरोक्सिसोम में ही बनते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक खतरनाक मॉलिक्यूल है सेल के लिए। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल के अंदर रह जाता है तो ये मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बनाते हैं जो सेल के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगेन स्प्लिट होता है विद द हेल्प ऑफ कैटालाइसिस एंजाइम N2 वाटर एंड ऑक्सीजन। ये दोनों मॉलिक्यूल सेल के लिए खतरनाक नहीं है,
ये दोनों मालिक्यूल सेल के लिए, इसकी कोई सेल पर कोई ख़राब असर नहीं करते, ये सेल के लिए यूजफुल मालिक्यूल है। तो इसलिए इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट करता है अगेन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इस पेरोक्सिसोम को, ये पेरोक्सिसोम इसी वजह से भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन भी होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेकडाउन भी होता है। इसी तरह प्लांट्स में अगर हम देख ले स्पेशली इसमें एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, जब लाइट टेम्परेचर की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त प्लांट में एक मैकेनिज्म होता है जिसे कहा जाता है फोटो रेस्पायरेशन। ये फोटो रेस्पायरेशन, इसके एक स्टेप जो है ये पेरोक्सिसोम में होता है जिसमें ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइसिन। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम में फोटो रेस्पायरेशन की एक स्टेप होता है जिसमें ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइसिन। अच्छा, ये पेरोक्सिसोम कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? हमारे बॉडी में, लिवर सेल में, किडनीज में, ये मुख्तलिफ पार्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्लाइक्सिसोम है ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है। जिस तरह पेरोक्सिसोम था, इस ग्लाइक्सिसोम को अ टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम भी कहा जाता है, या इसको हम प्लांट का पेरोक्सिसोम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? इन 1961 में एक साइंटिस्ट था बेवर्स, उन्होंने डिस्कवर किया इनसाइड अ फ्रॉम अ कास्टर बीन इन द स्पर्म। अकॉर्डिंग टू बेवर्स, ये ग्लाइक्सिसोम ओनली प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल और ये एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्टिवेट होता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कौन सा है? ड्यूरिंग जर्मिनेशन। लेकिन ये उसी सेल्स में, उसी सीड्स में होगा जिसमें फैट स्टोर होता है, लिपिड स्टोर होता है, तो फिर उसी सेल्स में ये एक्टिवेट होगा। अगर किसी सेल्स में, किसी सीड्स में लिपिड्स नहीं है, फैटी मॉलिक्यूल नहीं है, फैटी सब्सटेंसेस, तो फिर वहां पर ग्लाइक्सोसोम भी नहीं होगा, वहां पर एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये एब्सेंट होता है इन लिपिड पुअर सीड। जिस सेल्स में फैट्स नहीं होते, लिपिड मॉलिक्यूल नहीं होते, वो इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्लाइक्सिसोम के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो स्पेशली रोल प्ले करता है इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, वो एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं? कन्वर्ट करता है सीड के अंदर जो पैड्स होता है, स्टोर पैड्स होता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू शुगर बाय ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू। स्टूडेंट, जब पैड्स की सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो पैड्स में फैटी एसिड होता है स्पेशली, और ये फैटी एसिड कन्वर्ट होता है बाय बीटा ऑक्सीडेशन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है विद ऑक्सैलोएसीटेट, एक पूर कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सिट्रेट। ये सिट्रेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितना है? 6 कार्बन। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक और फॉर्म में तब्दील होता है एक आइसोमर में, जिसे कहा जाता है आइसोसिट्रेट। ये आइसोसिट्रेट फिर स्प्लिट होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इनटू सक्सिनिक एसिड, जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ग्लाइऑक्सिलेट, जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा, ये ग्लाइऑक्सिलेट, इसके साथ एक और एसिटाइल मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है। एसिटाइल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो जब ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल और ये ग्लाइऑक्सिलेट दोनों मिल जाता है तो ये अगेन बनाता है मैलिक एसिड, अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, अ 4 कार्बन कंपाउंड, और ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू एक्सेलोएसिटिक एसिड। ठीक है, और फिर ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख लें 4 कार्बन मॉलिक्यूल सक्सिनिक एसिड बन जाता है। ये अब ये जो सारा प्रोसेस है ये होता है इनसाइड द ग्लाइक्सिसोम। जब ग्लाइक्सिसोम्स में ये सक्सिनिक एसिड बन जाता है तो ये सक्सिनिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इससे बन जाता है फास्फोइनोल फायरोवेट। ठीक है, और फास्फोइनोल फायरोवेट फिर साइटोसोल में चला जाता है, वहां पर इससे बन जाता है शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस। अच्छा, तो ये था
माइक्रो बॉडीज़ और इसका फंक्शन। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।